इसी सेक्शन 309 और 3010 इससे पहले हमने डील कर लिया है। 300 से लेकर 308 तक पूरा खत्म है। जो कि चैप्टर जो हमारा है वो है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जो कि 300 से लेकर 327 तक डील करता है। और आज हमारा उसी के बीच का सेक्शन है 309 और 3010। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। 309 पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग। In every inquiry or trial, the proceedings shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following date to be necessary for a reason to be recorded. इसमें कहा जा रहा है कि जो भी इंक्वायरी या ट्रायल प्रोसीडिंग में तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो विटनेस वहां पर आया हुआ है, जो विटनेस को समन गया हुआ है, यहाँ पर कहा दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो इम्प्लाइडली विटनेस को समन गया है वो विटनेस जो यहाँ पर आया हुआ है उसको जब तक एग्जामिन ना कर लिया जाए तब तक डे टू डे कंटिन्यू रहेगा। जो भी प्रोसीडिंग रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, यानी आज हुआ तो कल भी होगा। ऐसे करके जब तक उसको एग्जामिन नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो एडजॉर्न या पोस्टपोन नहीं कर सकता। अनलेस, यहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस द कोर्ट फाइंड द एडजॉर्नमेंट ऑफ द सेम बियॉन्ड द फॉलोइंग डेट टू बी नेसेसरी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई जो रीजन है जिसके कारण पोस्टपोन या एडजॉर्न करना जरूरी है, मजबूरी है, तो फिर उसमें वो एक रीजन रिकॉर्ड करके ऐसा कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट में लिखा है व्हेन द इंक्वायरी और ट्रायल रिलेटेड टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए बी सी डी ऑफ द इंडियन पेनल कोड 45 of 1860, the inquiry or trial shall as far as possible be completed within a period of 2 months from the date of filing of the charge sheet. इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन है 376 से लेकर 376 डी तक, अगर इससे रिलेटेड कोई केस है तो उस केस को 2 मंथ में खत्म करना पड़ेगा। कब से 2 मंथ? जब चार्जशीट फाइल हो जाएगा तब। चार्जशीट और चार्ज में अंतर होता है, इसका वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड चार्जशीट। तो चार्जशीट जिस दिन फाइल होगा उसके 2 मंथ तक ही ये केस को खत्म करना पड़ेगा, अगर वो रिलेटेड है 376 से लेकर 376 डी। उसके बाद लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि 2 मंथ, यहाँ पर एक चीज लिखा है एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड। मतलब अब ये बाउंड नहीं है, अब इतना भी जरूरी नहीं है कि खत्म करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। कोशिश रहेगा कि जितना तक हो सके 2 मंथ में खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया। क्लॉज 2 बोलता है इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमिटमेंट ऑफ ट्रायल फाइंड इट नेसेसरी और एडवाइजेबल टू पोस्टपोन द commencement of or adjourn any inquiry or trial, it may from time to time for a reason to be recorded postpone or adjourn the same on such term as it think fit for such time as it consider reasonable and may by a warrant remand the accused if in custody. इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी केस का जो मजिस्ट्रेट है, जज है, जो कॉग्निजेंस ले चुके हैं किसी भी केस का या उसका ट्रायल चालू हो चुका, कमिटमेंट और ट्रायल यानी कि ट्रायल का डेट आ गया और स्टार्ट हो गया, अब उस बीच में अगर उनको ऐसा लगता है, मतलब बहुत ज़रूरी है ऐसा कि उसको एडजॉर्न करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने ट्रायल का जो भी केस का कॉग्निजेंस लिया या फिर ट्रायल हो गया कमिटमेंट, तो उसमें अगर उनको लगेगा ऐसा कि इसको एडजॉर्न करना जरूरी है, इस इंक्वायरी और ट्रायल को अभी पोस्टपोन कर देना जरूरी है, तो वो टाइम टू टाइम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उनको एक रीज़न रिकॉर्ड, जैसे हमने सेम जैसे ऊपर पढ़ा कि एक रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद जो आदमी अगर बेल पे है तो बेल पे है, अगर वो कस्टडी में है तो वारंट रिमांड उनको जेल में ही रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बाय वारंट रिमांड द एक्यूज्ड इफ इन कस्टडी। वारंट रिमांड मतलब वो पुलिस कस्टडी का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, 167 क्लॉज 2 का बात नहीं हो रहा, 167 का बात नहीं, यहाँ पर 309 में हमेशा मजिस्ट्रियल कस्टडी होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट में लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन एक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 15 days एट अ टाइम। इसमें कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट सर किसी भी आदमी को जो भी एडजॉर्न कर रहे हैं ऊपर, उसको 15 दिन से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। रिमांड मतलब कस्टडी में नहीं रख सकते। यहाँ पर कस्टडी जब भी बोल रहा हूँ तो मैं जेल की बात कर रहा हूँ, मजिस्ट्रियल कस्टडी की बात कर रहा हूँ, नहीं रख सकते। अब एक चीज़ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 167 में क्या लिखा था कि 15 days एट होल, और यहाँ पे लिखा है 15 days एट अ टाइम। मतलब वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा पुलिस रिमांड दे ही नहीं सकते थे, यहाँ पर है एट द टाइम। एक बार में 15 दिन से ज़्यादा का डेट नहीं दे सकते। अगर वो कस्टडी में है तो 15 दिन पर आपको उसको एक डेट देना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर प्रोवाइडेड फर्दर
that when witnesses are in attendance, no adjourned or postponed shall be granted without examining them except for a special reason to be recorded in writing. इसमें कहा जा रहा है कि जो विटनेस वो आपने समन से बुलाया है वो आ गया है, अटेंडेंस में है, तो आप उसको बिना एग्जामिन किए पोस्टपोन या फिर एडजर्न नहीं कर सकते, ठीक। और अगर फिर वही बात कि स्पेशल रीज़न अगर आपके पास है तो फिर आप उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करके आप ऐसा कर सकते हैं। उसका फिर प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्न शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस only of enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him। इसमें कहा जा रहा है, और सीधा में नहीं निकालेंगे तो कुछ और निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी केस को सिर्फ इसीलिए पोस्टपोन या एडजर्न नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा कि उसका पर्पस सिर्फ जो अगला एक्यूज्ड है, अब उसका हमने उसको गिल्टी मान लिया है, अब गिल्टी मानने के बाद हम उसको एडजर्न कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं इस बात के लिए कि तुम इसके खिलाफ बोलो। हम उसको स्ट्रॉन्ग रीज़न दे रहे हैं कि आप अपने अभी भी, जब हम गिल्टी मान चुके हैं, जब सब कुछ हो गया है, जो भी सेंटेंस हम उसको सुनाने वाले हैं उसके अगेंस्ट में वो कुछ बोले, यानी उसके अगेंस्ट में वो नया एविडेंस लाए, तो इस पर्पस से उसको जो सेंटेंस है उसके अगेंस्ट जाने के लिए इस पर्पस से एडजर्न या पोस्टपोन आप नहीं कर सकते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा कि ए का ट्रायल चल रहा था, क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था सेशन कोर्ट में। जज साहब ने उनको उम्र कैद सुना दिया, तो उम्र कैद सुनाया नहीं, अभी सुनाएंगे उम्र कैद। तो फिर वो जब मतलब वो गिल्टी हो गया, वो मर्डर का गिल्टी है, मान लिया कि इसने मर्डर किया है, अब उसको इस बात के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, इस बात के लिए कि ठीक है तुम इसके अगेंस्ट में और कुछ लेके आओ। जब हम गिल्टी मान चुके हैं तो फिर हम इसीलिए पोस्टपोन नहीं कर सकते कि वो अपने सपोर्ट में कुछ लेके आए। जब वो गिल्टी हो गया 100%, तो फिर हमको उसको जो भी सेंटेंस सुनाना है वो सुनाइए, उसको ज़्यादा आप पोस्टपोन करके उसको वक्त नहीं दे सकते। ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट में लिखा है ए नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। अब इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी एडजॉर्नमेंट या पोस्टपोन नहीं होगा, ग्रांट नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी भी पार्टी, दोनों ही पार्टी चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे डिफेंस हो, नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस ना आए जो उसके बस से बाहर हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए का आज समन था, वो विटनेस था, वो जा रहा था, रास्ते में बस पलट गया, तो अब उसने फ़ोन कर दिया अपने वकील को और कहा कि मेरा तो बस पलट गया। तो इस रीज़न, ये रीज़न एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, वो दे सकता है कि आप सर एडजर्न कर दीजिए, नेक्स्ट डेट दे दीजिए, क्योंकि बस ही पलट गया और बस पलटना तो उसके हाथ में था नहीं। हाँ, वो घर से ही अगर लेट निकलता और बस और रास्ते में वो फंस जाता वो अलग बात है, लेकिन बस ही उलट गया तो ये तो उसके हाथ में था नहीं, या आंधी आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी हुआ जो उसके हाथ में नहीं था, उस कारण से भी एडजर्न या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। उसके बाद बी में लिखा है द फैक्ट दैट द प्लीडर ऑफ अ पार्टी इज इंगेज इन अनदर कोर्ट शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर एडजर्नमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि इस बात पर भी एडजर्न नहीं किया जाएगा, ये भी एक ग्राउंड नहीं होगा एडजर्न का कि मेरे वकील साहब या मेरे प्लीडर जो है वो आज दूसरे कोर्ट में चले गए हैं, या मेरे दूसरे कोर्ट में उनका बहस चल रहा है इसीलिए वो इस कोर्ट नहीं आए। ये भी एक इस कारण से भी एडजर्न आप नहीं कर सकते। वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन अ कोर्ट बट अ पार्टी और हिज प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट, और द party or his pleader though present in the court is not ready to examine or cross examination the witness, the court may think fit record the statement of the witness and pass such order as it thinks fit, dispense with the examination in chief or cross examination of the witness as the case may be। इसमें कहा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो विटनेस आया है कोर्ट में एग्जामिन होने के लिए आया है या गवाही देने के लिए आया है, तो जो पार्टी है या उसका प्लीडर वो प्रेजेंट नहीं है, या प्रेजेंट है लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब नहीं कर सकता, वो अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो फिर कोर्ट क्या करेंगे, जो भी मजिस्ट्रेट सर हैं वो क्या करेंगे कि उसका रिकॉर्ड स्टेटमेंट ले लेंगे, किसका, विटनेस का, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है वो तो ना एग्जामिनेशन इन चीफ कर पा रहा है, ना एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन हो पा रहा है, ना उसका खुद का पार्टी ना अगेंस्ट का पार्टी, तो फिर उसी से डायरेक्ट पूछ लेंगे सर, मजिस्ट्रेट सर उससे डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, उसी का जो वो बोलेगा उसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे, उसी का ही स्टेटमेंट को,
और ऑर्डर जो भी उनको लगेगा, अगर उनको सही लगेगा तो एज इट थिंक फिट, तो वो क्या करेंगे, डिस्पेंस कर देंगे एग्जामिनेशन इन चीफ को भी और क्रॉस एग्जामिनेशन को भी, ठीक है, और जैसा भी केस रहेगा वैसा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि अगर एक बार जो विटनेस आया, अगर उसको कोई एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता तो उसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के और एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देंगे। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ रहा है 1, if sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offence and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, this is a reasonable cause of remand। इसमें कहा जा रहा है कि इतना एविडेंस आ चुका है जिससे ऐसा शक जा रहा है कि ये आदमी ये काम किया होगा, तो उसका जो रिमांड है वो एक ग्राउंड है रिमांड लेने का, रिमांड ले सकता है, ये ग्राउंड है रिमांड लेने का, ठीक। वो भी ये भी क्लियर हो गया होगा, ये एक ग्राउंड है रिमांड मांगने का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है, द टर्म ऑन विच एन एडजर्नमेंट पोस्टपोन्ड मे बी ग्रांटेड इंक्लूड इन एप्रोप्रिएट केस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज। इसमें कहा जा रहा है कि अब जो एडजर्नमेंट या पोस्टपोन ग्रांट किया जा रहा है कि मतलब किसके लिए, या तो प्रोसिक्यूशन मांग रहा है कि सर हमें टाइम चाहिए, आज एडजर्न कर दीजिए, या एक्यूज कहता है, जो एक्यूज का डिफेंस पार्टी है वो कहता है कि सर एडजर्न कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। इसमें क्या होगा, जो भी ऐसा बोलेगा उससे अपोजिट पार्टी पैसे की मांग कर सकता है कि आप इतना कॉस्ट दीजिए, जो भी विटनेस आया था उसका इतना खर्चा लगा ये दीजिए, या मेरा इतना टाइम गया ये दीजिए, कॉस्ट का मांग कर सकता है। अब 310 लोकल इंस्पेक्शन, इसमें कहा जा रहा है एनी जज और मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग after due notice to the parties visit and inspect any place in which an offence is alleged to have been committed or any other place in which it is in his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such inquiry or trial, and shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant fact observed at such inspection। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट दोनों पार्टी को, ठीक है, पार्टी को नोटिस देके वो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर घटना घटा है उस जगह पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर ये क्राइम हुआ है कोई भी, वहाँ जाकर देखेंगे और जो भी एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे बिना डिले किए हुए। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट मिलेगा उनको, जो अपने आँख से वो देख रहे हैं, जो भी उनको लगेगा कि ये चीज़ ट्रायल में काम आ सकता है, अगेंस्ट में काम आ सकता है, एविडेंस के तौर पर काम आ सकता है, वो क्या करेंगे, उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे, यानी क्या मिला क्या नहीं मिला, एक मेमोरेंडम तैयार करके वो रखेंगे। वो जा सकते हैं, ये एक पावर है मजिस्ट्रेट सर का या जज का कि वो जहाँ पर भी घटना घटा है वहाँ पर वो जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 2, such memorandum shall form a part of the record of the case, and if the prosecutor, complainant or accused or any other party to the case so desire a copy of the memorandum shall be furnished to be him free of a cost। अब क्या हुआ कि ये जो ऊपर मेमोरेंडम बनाया गया ये रिकॉर्ड का पार्ट है, यानी ये रिकॉर्ड पर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे रिकॉर्ड पर क्या मतलब, क्या है इसका। आप जानते होंगे कि जब आप कोई भी केस फाइल होता है तो आप कोर्ट से एक पेपर निकलवाते हैं, जो मेरे पे क्या चार्ज लगा है, क्या केस है, ऐसा वैसा, या क्या रिपोर्ट है, चिरकुट फाइल करके जो निकालते हैं कागज, उसी का बात यहाँ पर हो रहा है कि जो रिकॉर्ड पर है और प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको निकाल सकता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वकील आपसे पैसा लेगा और तब निकाल के देगा। वकील फ्री में निकालेगा, शायद वकील को भी फ्री में ना मिले, जो वहाँ बैठा है वो ले पैसा, तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर लिखा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो कॉपी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा 311 पूरा 311A। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।